नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत इसी साल 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना था और ये 2 साल का पूरा कार्यकाल होता है। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है भारत जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बना था 2 साल के लिए। 2021 और 22 तक हम बने रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको वर्किंग में लाने के लिए, उसको चलाने के लिए यहां पर प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। तो भारत अभी अगस्त के महीने का प्रेसिडेंट संभाला हुआ है और इसी की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की, जो पूरा मीटिंग है उसको चेयर किया था। और ये आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडॉप्ट्स प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, फर्स्ट एवर आउटकम डॉक्यूमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी अडॉप्टेड। लेट मी टेल यू, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि आज तक कभी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट नहीं किया गया था। जी हां, ये कभी नहीं किया गया था, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी जो एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने यहां पर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और इसको लेकर यहां पर पास करा दिया है। तो इसको हम समझेंगे भारत की तरफ से क्या बोला गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर 5 प्रिंसिपल्स की बात की है। वो 5 प्रिंसिपल्स क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होता है, भारत को कंसर्न क्या है, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। वहां पर जाकर आप हमें बहुत कम दाम पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो भारत के पास है। तो यहां पर एक हाई लेवल डिबेट चल रहा था, ओपन सेशन चल रहा था। बेसिकली आप देख सकते हो यहां पर जितने भी आपके मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशली यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो रशिया है। अब रशिया का भी मैं आपको बता दूं, आज तक व्लादिमीर पुतिन लास्ट टाइम 2015 में मीटिंग में आए थे, सॉरी 2004 या 5 में मीटिंग में आए थे। बहुत वर्षों के बाद यहां पर हो सकता है कि भारत ने बोला होगा, इसकी वजह से आप देख सकते हो जो व्लादिमीर पुतिन है वो भी इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। अदरवाइज वो बहुत वर्षों तक किसी भी मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए थे। ऑल्दो आपको पता है कि रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है यहां पर, तो इसी की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको यहां पर अडॉप्ट किया गया। और यूजुअली क्या होता है ना कि जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट होता है, और यहां पर भारत है इसका प्रेसिडेंट इस समय, तो उसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया जाता है। हमेशा से यही होता आ रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आपका अडॉप्ट किया गया, ये आप देख सकते हो इंडिया एट यूएन, उन्होंने इसके बारे में लिखा। और ये अगर आप स्टेटमेंट देखोगे ना तो यहां पर कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जैसे यूएन क्लॉज के बारे में आपने सुना होगा। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है ना कि कुछ देश इससे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो हमारा वाटर है, सपोज भारत है यहां पर, तो भारत का जो मैरीटाइम है पेनिनसुलर रीजन में, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आपको पता है। और यहां पर यह बोला जाता है भारत की तरफ से कि कोई भी बाहर से अगर शिप आता है, स्पेशली जो मिलिट्री शिप्स होते हैं, उनको भारत से परमिशन लेनी होगी अगर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं। लेकिन आपको याद होगा अभी जस्ट कुछ समय पहले जो यूएस है उसने अपना मिलिट्री शिप भेज दिया था अंडमान निकोबार, जो लक्षद्वीप का आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था वहां पर। इसको लेकर क्या होता है ना कि ये जो आपका स्टेटमेंट जारी किया गया भारत की तरफ से, उसमें इन सब का भी जिक्र किया गया था। तो ये शायद हो सकता है कि कुछ देश इससे खुश नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ये जो पूरा आपका स्टेटमेंट है उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। और इसमें अगर आप देखोगे इस पूरे एजेंडा का जो डिस्कशन था उसका नाम ये है, एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन रिसेंटली किस चीज से रिलेटेड है। जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत के द्वारा इसको प्रोसीड किया गया और ये यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया है। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि जो सी है वो एक शेयर्ड हेरिटेज है, मतलब कि किसी का एक हक नहीं है उसके ऊपर, यहां पर सभी लोग उसका इस्तेमाल करने चाहिए। लाइफ लाइन है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। हम कितना भी फ्लाइट वगैरह का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो एक्चुअल में आपका ट्रेड होता है वो शिपिंग के माध्यम से ही हो सकता है। इसी की वजह से इसको लाइफ लाइन का यहां पर रूप बताया। इसके अलावा यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कई सारे चैलेंजेस आज के डेट में हमें फेस करने पड़ रहे हैं। स्पेशली आपको पता होगा कि जो पायरेसी का मुद्दा है, जो टेररिज्म का मुद्दा है, वो भी इससे रिलेटेड है। आपको याद होगा 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था वो भी आपके सी के माध्यम से हुआ था। तो इन सारी चीजों को हमें रोकने की आवश्यकता है। इसी की वजह से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा और आपको डीप में बताता हूं। जब हम कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, याद रखिएगा इससे रिलेटेड डेफिनेटली आई एम श्योर कि एक ना एक क्वेश्चन आपके एटलीस्ट मेंस में तो पूछा ही जाएगा। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले याद रखना आज तक कभी भी
एक कॉमन डेफिनेशन इसको अपनाया नहीं गया है। कोई एक कॉमन डेफिनेशन है ही नहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी का, बट स्टिल आप कह सकते हो इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी होती है, मैरीन एनवायरमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन सिक्योरिटी होती है, ये सारी चीजें मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर आएंगी। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये सिर्फ एक ओशन से रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर जो रीजनल सी हो गया, टेरिटोरियल वाटर हो गया, रिवर हो गया, वो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखोगे जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, एक देश से दूसरे देश लोग शिफ्ट होते हैं, फ्लाइट से तो जा नहीं सकते, वहां पर वीजा वगैरह सब कुछ आपको सही तरीके से दिखाना पड़ेगा, तो इलीगल इमिग्रेशन इसके माध्यम से होता है। वेपन की स्मगलिंग होती है जो कि बहुत ज्यादा खतरा होता है दूसरे देशों के लिए। इसके अलावा यहां पर टेररिस्ट अटैक हो गया, एनवायरमेंटल जो कैटास्ट्रॉफ हैं वो भी मैरीटाइम से रिलेटेड हैं। तो हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इसको देखने की आवश्यकता है। अब रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर जो ओमान आप देख रहे हो, इसके जस्ट ऑफ में यहां पर जो अरेबियन सी आप देख पा रहे होगे, इसके नदन साइड में यहां पर एक इंसिडेंट हुआ था, जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, जहां पर इजरायली कंट्रोल्ड टैंकर को ब्लास्ट कर दिया गया ड्रोन अटैक के माध्यम से, जिसकी वजह से 2 क्रू मेंबर्स की मृत्यु हो गई थी। तो ये इस तरह का आपको अक्सर सिचुएशन देखने को मिलता है। और स्पेशली भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए तो मैरीटाइम सिक्योरिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा 7000 किलोमीटर से भी बड़ा जो कोस्ट लाइन हम देखते हैं, उसकी वजह से हमें उसको सिक्योर करने की आवश्यकता है। और स्पेशली आज के डेट में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो टेररिज्म है वो और ज्यादा बढ़ गया है। जैसे ड्रोन अटैक के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया, तो वो भी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, जो हमारा शिपिंग लेन है, जो इंडियन ओशन का शिपिंग लेन है, उसको सिक्योर करना होगा। और इसी की वजह से 21st सेंचुरी में यह भारत के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, आप कह सकते हो। और इसके अलावा एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूं, जो चाइनीज प्रेजेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इसी की वजह से हमें और ज्यादा कंसर्न देखने को मिल रहा है। चाइनीज क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो चाइना का फुटप्रिंट है पूरे इंडियन ओशन रीजन में, वो अलग अलग जगह अपना जो बेस है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। 2019 में अगर आपको याद हो तो अंडमान और निकोबार के पास चाइना ने एक रिसर्च वेसल भेजा था, शियान 1। तो इस तरह की हरकतें करता रहता है। यह सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं है। 2020 अगस्त के महीने में, याद रखिएगा अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, ऑलरेडी जो गलवान इंसिडेंस था वो हो चुका था नदन साइड में, हमारा हिमालयस के पास लद्दाख के अंदर। तो अगस्त 2020 में कहीं ना कहीं जो चाइना है वो एक धमकी देने की कोशिश कर रहा था, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक युआन वैंग क्लास एक रिसर्च वेसल है, उसने भी इंडियन ओशन में भेज दिया। तो इस तरह की हरकतें करता रहता है चाइना, और इसी की वजह से भारत के लिए पूरा जो इंडियन ओशन रीजन है उसको सिक्योर करने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो 5 पॉइंट एजेंडा क्या बोला है जिसको लेकर यूनाइटेड नेशंस ने उसको अपना लिया है। तो सबसे पहला है यहां पर रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड, मतलब कि जो भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो यहां पर जो बैरियर्स हैं, मतलब कि जो हमें यहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हटाने की आवश्यकता है। दूसरा यहां पर बोला गया है कि जो भी डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं उसको पीसफुली सुलझाने की आवश्यकता है। जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसको लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप समझो जो साउथ चाइना सी है उस पर चाइना पूरा क्लेम करता है, इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है। तो हमें इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से पीसफुली सारे डिस्प्यूट को सुलझाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जितने भी साउथ ईस्ट देश हैं, चाहे फिलीपींस की बात करिए, वियतनाम की बात करिए, सभी परेशान है चाइना से। तो ये हमें लाने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट बोला गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि जो नेचुरल डिजास्टर हो गया, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, उसकी वजह से जो थ्रेट है उसको हमें निपटने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मरीन में रिसोर्सेज हैं, आपको रिसेंटली पता होगा भारत की तरफ से बयान आया है कि इस साल से 2021 से जो डीप ओशन मिशन है वो हमारा यहां पर फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। और पांचवा है प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी। यहां पर जो भी हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए, ये हमें आवश्यकता है। तो ये 5 पॉइंट है, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा था, वो है मिशन सागर। अगर आपको याद हो, मिशन सागर भारत के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली ये था, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कलेक्टिव यहां पर हमें एफर्ट डालना चाहिए, जो उसका हमें बेनिफिट है वो सभी को मिलना चाहिए। इसीलिए हमने ये जो मिशन सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो हमने लाने की कोशिश की था ताकि सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन हो सके यहां पर। और इसी के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस स्पीच के अंदर भी मेंशन किया है। अब लास्ट में जाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मैंने आपको बोला था जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने भी इसके अंदर शामिल हुए बहुत वर्षों के बाद।
तो पुतिन का यहां पर क्या कहना था जब उनकी बारी आई मोदी के एड्रेस के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बॉडी हमें एक क्रिएट करनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये जो 15 मेंबर की बॉडी है ना यूएनएससी, उसके अंदर हमें एक अलग से मैरीटाइम सिक्योरिटी बॉडी क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो स्पेशली मैरीटाइम के ऊपर ध्यान दे, ताकि पायरेसी का मामला है, क्राइम्स का मामला है, मैरीटाइम टेररिज्म का मामला है, उसके ऊपर स्पेशल फोकस जा सके। और साथ ही साथ रशिया ने ये भी कहा है कि जो पर्शियन गल्फ है, अटलांटिक ओशन है, वहां पर हम सिक्योरिटी इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएस की तरफ से जो एंथनी ब्लिंकन है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था और उन्होंने यहां पर भारत को बहुत धन्यवाद दिया। यह कहा कि भारत के लीडरशिप की वजह से आज मैरीटाइम सिक्योरिटी की ऊपर चर्चा हो पा रही है। अदरवाइज अभी तक बहुत प्रयास किया गया था, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन फाइनली इसके बारे में चर्चा हुआ और इसको अडॉप्ट किया गया है। तो देखिए ये तो क्या है ना कि ये फॉर्मल प्रोसेस होता है, कोई भी स्टेटमेंट वगैरह है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन कितना ये हद तक सक्सेस हो पाएगा, क्या इसके ऊपर फर्दर ध्यान दिया जाएगा, ये तो समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हुआ है कल यहां पर आपको पता चल गया होगा। और एक और चीज यहां पर याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ओपन डिबेट में यहां पर शामिल हुए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इसलिए भी ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है वो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया कि इस साल 2021-22 में भारत नॉन परमानेंट मेंबर जो है बना है यूएनएससी में। तो भारत अभी तक कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू क्लिक द ज्वाइन बटन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।